नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। हम लोग पहले कुछ दिनों तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें एग्जाम का पैटर्न पता चल जाए कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के ऊपर आधारित क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 के है। यदि लड़कों की संख्या 20% बढ़ा दी जाए और लड़कियों की संख्या 10% बढ़ा दी जाए तो लड़कों और लड़कियों के बीच नया अनुपात क्या होगा। हमें क्या निकालना है, नया अनुपात निकालना है। देखिए हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में लड़कों और लड़कियों का रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। हमें जो है रेशियो क्या दिया है, 2:3 दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि लड़कों की संख्या में 20% बढ़ा दिया जाए और लड़कियों की संख्या में 10% बढ़ा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, इस रेशियो में सबसे पहले हम 100 से गुना कर लेते हैं। देखिए इस रेशियो में 100 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200:, ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब देखिए इस 200 का लड़कों की संख्या में कितना का वृद्धि हो रहा है, 20% का वृद्धि हो रहा है, 20% का वृद्धि हो रहा है। और लड़कियों की संख्या में कितना वृद्धि हो रहा है, 10% का वृद्धि हो रहा है। लड़कियों की संख्या में 10% का वृद्धि हो रहा है। अब देखिए इस 200 का हम अगर 20% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 200 का अगर 20% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी हम इस 200 में 40 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। और इस 300 का अगर हम 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 30। यानी इस 300 में हम 30 ऐड करेंगे, 300 में हम अगर 30 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। अब देखिए एक 0 से एक 0 कट जाएगा। उसके बाद हम इसे 3 से काट सकते हैं। 3 से अगर काटेंगे तो 24 3 से 8 बार में जाएगा और 33 जो है 3 से 11 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा नया रेशियो क्या निकल के आया, 8:11। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर पर घंटा है। इस नदी में एक नाविक धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने में और वापस उसी बिंदु तक आने में कुल 55 मिनट का समय लेता है। शांत जल में नाविक का वेग क्या है। हमें क्या निकालना है, शांत जल में नाविक का वेग निकालना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमें कभी भी दिया हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा कंसेप्ट होता है। देखिए जब भी नाविक धारा की दिशा में जाता है, तो वहाँ क्या होता है, नाव और धारा की स्पीड ऐड हो जाता है। और जब भी नाविक धारा के विपरीत दिशा में जाता है तो वहाँ क्या हो जाता है, नाव और धारा की स्पीड माइनस हो जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि डी दूरी है, और धारा का जो स्पीड है वो i किलोमीटर पर घंटा है और नाव का स्पीड x किलोमीटर पर घंटा है। तो देखिए डी दूरी जब धारा के दिशा में जाएगा, तो वहाँ क्या हो जाएगा, नाव और धारा की स्पीड ऐड हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, स्पीड x + y हो जाएगा। यानी इस दूरी में हम स्पीड से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा समय निकल के आएगा, धारा की दिशा में जाने में लगा समय प्लस उतना ही दूरी, यानी इसी डी दूरी को अगर धारा के विपरीत दिशा में जाएगा, यानी वहाँ स्पीड क्या हो जाएगा, x - y हो जाएगा। यहाँ से जो हमारा समय निकल के आएगा और इन दोनों समय को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यात्रा में लगा टोटल समय हो जाएगा। तो देखिए हम टोटल समय को t मान लेते हैं। इस इक्वेशन में हम यहाँ से पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन इतना करने का ज़रूरत नहीं है। अगर एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक कंसेप्ट को याद रखिएगा। इसी इक्वेशन से ये कंसेप्ट हमारा आता है, d = टोटल टाइम इंटू x² - y² बटा 2 × x। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस इक्वेशन को आप लोग याद रखिएगा। इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करिएगा। कोई भी 3 वैल्यू दिया होगा, या तो हमें x दिया हो, t दिया हो, d दिया हो, हमसे y पूछ रहा हो, या हमें y दिया हो, x पूछ रहा हो। कोई भी 3 वैल्यू दिया होगा, हमसे चौथा वैल्यू पूछ रहा होगा। अब देखिए यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ हमसे जो है नाविक का स्पीड पूछ रहा है, यानी हमसे x का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। d हमें कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर। d कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर। d 10 किलोमीटर दिया हुआ है। और देखिए t जो है, यहाँ स्पीड हमें क्या दिया हुआ है, किलोमीटर पर घंटा में, दूरी दिया हुआ है किलोमीटर में, और हमें टोटल टाइम क्या दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। तो इस समय को हमें घंटा में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए घंटा में चेंज करने के लिए इस 55 में हमें 60 से भाग देना पड़ेगा। उसके बाद हमें x निकालना है।
हमें जो है x निकालना है, और y यानी धारा का स्पीड हमें क्या दिया है, धारा की स्पीड दिया है 2 किलोमीटर पर घंटा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 4, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटे हमारा क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स। अब देखिए इसे हम अगर 5 से काटेंगे तो 55 5 से 11 बार में जाएगा, और 60 5 से कितने बार में जाएगा, 12 बार में। हम यहाँ क्रॉस गुना कर लेते हैं, क्रॉस गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 बटा 11 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा 2 इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा एक द्विघात समीकरण आएगा, उस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे, हमारा x का मान निकल के आ जाएगा। या हमें ये क्वेश्चन जब एग्जाम में दिया रहेगा तो वहाँ हमें 4 ऑप्शन दिया होगा, तो उस ऑप्शन से हम उठा के x का वैल्यू कोई भी एक उठा के हम चेक करेंगे, जो हमारा वेरीफाई कर जाएगा वहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। या हम इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो इक्वेशन से भी हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ सोच लेते हैं कि हम x के जगह क्या रखें, हम यहाँ x के जगह क्या रखें। देखिए अगर x के जगह हम 22 रखते हैं, अगर हम x के जगह 22 रखते हैं तो देखिए ये कितना हो जाएगा 120 बटा 11 इक्वल टू, अगर हम 22 का स्क्वायर करेंगे, 22 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 22 का स्क्वायर हो जाता है 484, 484 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 बटा 22 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। 22 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा, हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम 484 में से 4 माइनस करेंगे, 484 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 120 बटा 11 इक्वल टू 480 बटा 480 बटा कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये 4 से कितने बार में जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 120 बटा 11, अगर 4 से काटेंगे तो 4 से हमारा ये कितने बार में चला जाएगा 480, 480 4 से चला जाएगा 120 बार में, और 44 4 से कितने बार में जाएगा 11 बार में। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया 120 बटा 11 इक्वल टू 120 बटा 11। यानी यहाँ से हमें पता चल गया, यहाँ से हमें पता चल गया x इक्वल टू 22 किलोमीटर पर घंटा। x का वैल्यू हमें क्या पता चल गया 22 किलोमीटर पर घंटा। यानी हमें नाविक का स्पीड क्या निकल के आ गया, हमारा नाविक का स्पीड हमें पता चल गया 22 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:1 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। हमें क्या निकालना है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का हमें अनुपात निकालना है। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा दोनों का। देखिए हम वर्तमान आयु कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में उन दोनों की औसत आयु दिया हुआ है, हमें जो है औसत आयु दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में औसत आयु दिया हुआ है। हमें औसत आयु कितना दिया हुआ है 21 वर्ष दिया हुआ है, हमें औसत आयु 21 वर्ष दिया हुआ है। तो देखिए अगर हमें योग निकालना हो, हमें आयु का अगर योग निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लोग कितने हैं 2 लोग हैं, तो हमें इस औसत में 2 से गुना करना पड़ेगा। यानी योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 42 वर्ष। योग कितना हो जाएगा, उन दोनों के आयु का योग कितना हो जाएगा 42 वर्ष। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है, महिला और पुत्री का हमें रेशियो दिया हुआ है, यानी मदर और डॉटर का हमें क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। रेशियो हमें क्या दिया हुआ है 5:1 दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि महिला का आयु जो है 5 यूनिट है और उसकी बेटी का आयु कितना है 1 यूनिट है। यानी हम यहाँ से अगर योग निकालेंगे तो योग कितना हो जाएगा, 5 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा 6। यानी 6 यूनिट का वैल्यू हमें कितना पता है, 6 यूनिट का वैल्यू हमें पता है 42 वर्ष। 6 यूनिट का वैल्यू कितना है 42 वर्ष। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, हम इसे 6 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा 7 बार में। यानी 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 7 वर्ष, और 5 यूनिट का वैल्यू 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 वर्ष, और 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 वर्ष। अब देखिए यहाँ से हमारा निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ गया महिला के आयु और उसकी बेटी की आयु का हमें रेशियो क्या दिया, 5:1 दिया हुआ है, और टोटल जो है आयु का योग कितना है 42 वर्ष। यानी महिला की आयु कितना हो गया, महिला की आयु जो है 35 वर्ष हो गया, महिला की आयु 35 वर्ष हो गया, और बेटी की आयु कितना हो गया, बेटी की आयु हो गया 7 वर्ष। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद आयु का हमसे रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए 5 वर्ष बाद
रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए 5 वर्ष बाद दोनों के आयु में 5-5 वर्ष की वृद्धि होगा। यानी अब जो है महिला और उसकी बेटी की आयु में 5-5 वर्ष की वृद्धि होगा। यानी प्रेजेंट में आयु जो है महिला का 35 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। और उसकी बेटी के प्रेजेंट में आयु जो है 7 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे 4 से काटेंगे तो ये 4 से कितने बार में जाएगा, ये 4 से 10 बार में जाएगा और ये 4 से 3 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 10:3 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या क्या है, हमें क्या निकालना है, संख्या निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि संख्या हमारी x है, हमने मान लिया कि संख्या हमारी x है। तो देखिए x का हम 30% निकालेंगे, x का 30%, और उसे हम 49 में ऐड करेंगे, उसे हम 49 में ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, संख्या प्राप्त होगा। यानी हमने संख्या क्या मान के रखा है, x मान के रखा है। अब देखिए हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं x गुने ये कितना हो जाएगा, 30/100 प्लस 49 इक्वल टू x। अब देखिए यहाँ से हमारा 1 0 से 1 0 चला जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा, 3x/10 हो जाएगा। 3x/10 को हम उस साइड लेके जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 49 इक्वल टू x माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x/10। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा 10x हो जाएगा। 10x में से हम 3x माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 7x/10 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 49। अब देखिए हम इस 7 से 49 को काटेंगे तो 7 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, हम यहाँ से क्रॉस गुना कर लेंगे, 7 में 10 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। यानी x हमारा क्या निकल के आ गया, 70 निकल के आ गया। हमने x क्या मान के रखा था, संख्या, हमसे क्या पूछ रहा था, संख्या पूछ रहा था। यानी संख्या क्या निकल के आ गया, 70 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है 2100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 सही 1/2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। देखिए हमें पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट हो रहा है या साधारण ब्याज के दर से काउंट हो रहा है। तो देखिए जब भी क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ ना हो कि साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है या चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ब्याज जो है साधारण ब्याज के दर से ही काउंट हो रहा होगा। अब देखिए ब्याज जब साधारण ब्याज के दर से काउंट होता है तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि हमें प्रत्येक साल प्रिंसिपल का बराबर ब्याज मिलता है। यानी अगर हमें पहले साल प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिल रहा है तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 10% ही मिलेगा, तीसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 10% ही ब्याज मिलेगा। अब देखिए यहाँ जो है 10% के दर से 3 सही 1/2 वर्ष में टोटल ब्याज कितना परसेंट मिल जाएगा, यहाँ जो है टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा, 10% के दर से 10% के दर से समय हमें कितना दिया हुआ, समय दिया हुआ है 3 सही 1/2 वर्ष। तो देखिए 3 सही 1/2 वर्ष को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 7/2 वर्ष। यानी यहाँ 10% के दर से 7/2 वर्ष में टोटल ब्याज कितना परसेंट मिल जाएगा। हम इस 2 से अगर 10 को काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा। यानी ब्याज कितना मिल जाएगा, 35% का ब्याज मिल जाएगा टोटल यहाँ। अब देखिए प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगा, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होगा। यानी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 135%। हमें इस 2100 का हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, हमें अमाउंट निकालना है। तो हमें जो है ब्याज कितना मिल रहा है, 35% मिल रहा है और प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। प्रिंसिपल हमें कितना दिया हुआ है, 2100 रुपया दिया हुआ है। प्रिंसिपल हमें कितना दिया हुआ है, 2100 रुपया। यानी हमें इस 2100 का 135% निकालना है। तो देखिए इस 2100 का हम 135% निकालेंगे, 135% निकालेंगे। यहाँ से 2 जीरो से हमारा 2 जीरो चला जाएगा। हम 135 में अगर 21 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हम 21 से अगर 5 में गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 105। 105 का कितना आ जाएगा, 5 हाथ में 10। अगर हम 21 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 63। 63 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 73। 73 का 3 हाथ में 7। 21 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 21। 21 में हम 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 28। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया 2835 रुपया। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 2835 रुपया हो जाएगा। हमसे अमाउंट पूछ रहा था, अमाउंट हमारा क्या निकल के आ गया, 2835 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है यदि m इक्वल टू 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 7 गुने 5 के पावर 10 और n इक्वल टू 2 के पावर 7 गुने 3 के पावर 8 गुने 7 के पावर 12, तो m और n का HCF क्या होगा। हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो है m इक्वल टू क्या दिया हुआ है,
हमें m इक्वल टू दिया हुआ है 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 7 गुने 5 के पावर 10, और हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, हमें दूसरा दिया हुआ है n इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है 2 के पावर 7 गुने 3 के पावर 8 गुने 7 के पावर 12। हमें क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है, हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो देखिए हम इन दोनों में देखेंगे कि किसका पावर ज़्यादा से ज़्यादा, हम देखेंगे कि किसका पावर दोनों में कॉमन है। तो देखिए यहाँ जो है 2 के पावर क्या है 5 है, और यहाँ क्या है 2 के पावर 7 है। तो हम देखेंगे दोनों में बड़ा से 12 पावर हो, लेकिन कॉमन दोनों में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 2 के पावर 5 है और यहाँ 2 के पावर क्या है 7 है, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुने 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। यानी इन दोनों में हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 गुने, अब देखिए यहाँ क्या है 3 के पावर 7 है और यहाँ क्या है 3 के पावर 8 है, यानी हम इस 3 के पावर 8 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 7 गुने 3 लिख सकते हैं। यानी इन दोनों में हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा 3 के पावर 7। अब देखिए यहाँ क्या है 5 के पावर 10 है और n में जो है 5 हमें नहीं दिया हुआ है, यानी ये हमारा नहीं आएगा HCF में। यहाँ क्या है 7 के पावर 12 है, यानी m में हमें 7 नहीं दिया हुआ है, यानी HCF हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से HCF हो जाएगा 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 7। देखिए अगर हमें LCM निकालना होता, अगर हमें LCM निकालना होता तो यहाँ LCM क्या हो जाता, LCM में हम सबसे बड़ा पावर सबसे पहले लिखते, यानी यहाँ क्या दिया 2 के पावर 7, LCM क्या हो जाता 2 के पावर 7 गुने 2 के पावर 7 गुने 3 के पावर 8 गुने ये क्या हो जाता 5 के पावर 10, 5 के पावर 10 गुने 7 के पावर क्या हो जाता 12। ये हमारा LCM निकल के आ जाता। लेकिन HCF जो निकालना होता है, HCF में हमें देखना होता है कि दोनों में कौन सा हमारा कॉमन है, सबसे बड़ा पावर हमें देखना होता है कि कौन दोनों में कॉमन है। तो देखिए यहाँ से हमारा HCF क्या निकल के आ गया 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 7, और LCM अगर हमें निकालना होता तो LCM क्या हो जाता 2 के पावर 7 गुने 3 के पावर 8 गुने 5 के पावर 10 गुने 7 के पावर 12। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है 3 नल P, Q तथा R अलग अलग किसी हौज को क्रमशः 12, 15 तथा 18 घंटे में पूरा भर सकते हैं। एक अन्य नल इस पूरे भरे हौज को 20 घंटे में खाली कर सकता है, तो चारों नल को एक साथ खोल देने पर हौज कितने समय में भर जाएगी। हमें क्या निकालना है कि अगर चारों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितना समय में भर जाएगी, हमें उस समय को निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है 12 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा और 20 घंटा, हम सबसे पहले इसका LCM निकालेंगे। देखिए हमें समय क्या दिया हुआ है, हमें समय दिया हुआ है 12 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा और समय क्या दिया 20 घंटा। तो 12, 15, 18 का हम LCM निकालेंगे। 12, 15, 18 का LCM कितना हो जाएगा, 12, 15, 18 का LCM कितना हो जाएगा 180। LCM कितना हो जाएगा 180। अब देखिए हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 180 यूनिट, टंकी की धारिता मान लेते हैं 180 यूनिट। देखिए जब 180 यूनिट पानी P नल भर रहा है, 180 यूनिट पानी जब P भर रहा है, 180 यूनिट पानी P भर रहा है तो कितना समय लग रहा है 12 घंटा का समय लग रहा है। जब 180 यूनिट पानी Q भर रहा है तो कितना समय लग रहा है 15 घंटा का समय लग रहा है। और जब 180 यूनिट पानी R भर रहा है तो कितना समय लग रहा है 18 घंटा का समय लग रहा है। और जब 180 यूनिट पानी खाली कर रहा है एस जो है निगेटिव काम कर रहा है, तो हम इसके सामने निगेटिव का सिंबल लगाएंगे, तो कितना समय लग रहा है 20 घंटा का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है 20 घंटा का समय लग रहा है। अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, चारों नल का इफिशियंसी निकालेंगे सबसे पहले। अब देखिए P जो है 12 घंटा में 180 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा, 1 घंटा में कितना भर रहा होगा 15 यूनिट पानी, यानी यहाँ से P का इफिशियंसी क्या हो गया 15 यूनिट। Q जो है 15 घंटा में 180 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा 12 यूनिट पानी। R जो है 18 घंटा में 180 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा 10 यूनिट पानी। और S जो है 20 घंटा में 180 यूनिट पानी खाली कर रहा है, तो 1 घंटा में कितना खाली कर रहा होगा 9 यूनिट पानी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर चारों नल को एक साथ खोल दिया जाए, हमसे पूछ रहा है कि अगर चारों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज जो है कितना समय में भर जाएगा। तो देखिए चारों नल को एक साथ खोल दिया जाएगा तो P जो है 1 घंटा में 15 यूनिट पानी भरेगा, Q जो है 1 घंटा में 12 यूनिट पानी भरेगा, R जो है 1 घंटा में 10 यूनिट पानी भरेगा और S जो है 1 घंटा में 9 यूनिट पानी खाली करेगा। अगर चारों को एक साथ खोल दिया जाए, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा P प्लस Q प्लस R माइनस S। अगर चारों को एक साथ खोल दिया जाए तो पानी कितना भर पाएगा,
15 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 12 हो जाएगा 27, 27 प्लस 10 कितना हो जाएगा 37, 37 में से हम 9 माइनस करेंगे, 37 में से 9 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 28। यानी अगर चारों को खोल दिया जाए तो 1 घंटा में 28 यूनिट पानी भर पाएगा। और हमें पानी कितना भरना है, हमें पानी भरना है 180 यूनिट, हमें पानी कितना भरना है 180 यूनिट, और चारों को खोल देने पे 1 घंटा में 28 यूनिट पानी भर रहा है। यानी इस 180 में अगर हम 28 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे 4 से काटते हैं, हम इसे 4 से काटेंगे तो 28 4 से कितने बार में जाएगा, 7 बार में, और 180 जो है 4 से कितने बार में चला जाएगा, 45 बार में चला जाएगा। यानी यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आ गया, यहाँ से समय निकल के आ गया 45/7 घंटा। समय हमारा क्या निकल के आ गया 45/7 घंटा। अब देखिए 45/7 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, 6 सही 3/7 घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6 सही 3/7 घंटा। यानी चारों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज जो है कितना समय भर जाएगा, 6 सही 3/7 घंटा में भर जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता तो 10% हानि होता है, तदनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ होता। हमें क्या निकालना है, लाभ निकालना है कि अगर उसके निर्धारित मूल्य पे ही बेचा जाता तो उसे कितना लाभ होता। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर उसके निर्धारित मूल्य का 2/3 पे अगर हम बेचते हैं तो 10% का हानि हो रहा है। तो देखिए हम ये मान लेते हैं जैसे निर्धारित मूल्य का 2/3 पे बेच रहे हैं तो 10% का हानि हो रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि उस वस्तु का निर्धारित मूल्य जो है वो 3 यूनिट है। हमने मान लिया कि उस वस्तु का निर्धारित मूल्य 3 यूनिट है। तो देखिए इस वस्तु को अगर हम निर्धारित मूल्य के 2/3 पे बेच रहे हैं, निर्धारित मूल्य के 2/3 पे, यानी ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2। यानी उस वस्तु का निर्धारित मूल्य जो है 3 यूनिट है, अगर हम उसे 2 यूनिट में बेच रहे हैं तो हमें 10% का हानि हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है। हमें क्या हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है। यानी यहाँ क्या हुआ, लागत मूल्य का कितना प्राप्त हो रहा है उसे, लागत मूल्य का अगर 2 यूनिट में बेच रहा है तो लागत मूल्य का उसे 90% प्राप्त हो रहा है। अब देखिए 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 90%, तो हम यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 2 यूनिट किसके बराबर हो गया, 90% के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 45% के बराबर। तो देखिए हम 45 में अगर गुना करेंगे 3 से तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 135%। 2 यूनिट का वैल्यू 90% है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 135%। अब वस्तु का मूल्य अपने आप में क्या होगा, लागत मूल्य अपने आप में क्या होगा 100%। यानी यहाँ से लाभ कितना हो गया, यहाँ से हमारा लाभ क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा लाभ निकल के आ जाएगा, लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 35%। लाभ कितना हो जाएगा 35%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 35%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया समांतर श्रेणी √2, 3 × √2, 5 × √2 डैश 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 का 18वां पद ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, 18वां पद निकालना है। तो देखिए समांतर श्रेणी में एक हमारा फार्मूला होता है, अगर हमें n पद निकालना हो, हमें जो है n टर्म में निकालना हो तो एक हमारा फार्मूला होता है Tn = a + n - 1 × d। अब देखिए यहाँ n क्या होता है, जो हमारा पद निकालना हो वो क्या हो जाता है n हो जाता है। यानी हमें यहाँ 18वां पद निकालना है, यानी n = क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखिए a = क्या होता है, a जो है समांतर श्रेणी का पहला पद को हम क्या बोलते हैं a, यानी यहाँ a क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, d चाहिए। देखिए d क्या होता है, लगातार 2 पदों के बीच का डिफरेंस। यानी हम लगातार 2 पदों का, किसी भी 2 पद का बीच का डिफरेंस ले लेंगे, वो हमारा क्या होगा बराबर होगा। यानी हम यहाँ से डिफरेंस ले लेते हैं 3 × √2 - √2। यहाँ से हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से डिफरेंस हो जाएगा, अगर हम 3 × √2 में से माइनस करेंगे √2, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 × √2 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ जो है हमें 18वां पद निकालना है, हमें 18वां पद निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ 18वां पद निकालना है। देखिए a = क्या है, a = जो है √2 है, a = क्या है √2 है, n = क्या है 18 -1, और d = क्या है, d = है 2 × √2। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा √2 प्लस हम 18 में से 1 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 17। 17 में हम 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 34। ये हो जाएगा 34 √2 प्लस 34 √2 हम ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 35 √2।
हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 35√2। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया भाग के एक सवाल में भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेष का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य कितना है। हमें क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। तो देखिए एक हमारा फार्मूला होता है भाज्य बराबर, फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब देखिए यहाँ हमें क्या पता है, हमें क्वेश्चन में शेष पता है, तो हमें सबसे पहले भाजक और भागफल निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम भाजक कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हो कि भाजक जो है, हमें क्वेश्चन में दिया हो भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक किसके बराबर है, भागफल के 10 गुना के बराबर है। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ कि तथा शेष का 5 गुना के बराबर है, यानी शेष के 5 गुना के बराबर है। अब देखिए हमें शेष पता है, कि 46 है, तो हम भाजक निकाल सकते हैं। यहाँ शेष का वैल्यू रखेंगे तो देखिए यहाँ से हमारा भाजक क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा भाजक हो जाएगा, भाजक इक्वल टू, भाजक क्या हो जाएगा, शेष का वैल्यू कितना है 46 है, यानी हम 46 में 5 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 230। अब देखिए भाजक निकल के आ गया, हमें क्या निकालना पड़ेगा, भागफल निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम भागफल कैसे निकाल सकते हैं, हम भागफल कैसे निकाल सकते हैं। भागफल निकालने के लिए अगर हम भाजक में 10 से भाग दे दें तो हमारा भागफल निकल के आ जाएगा। यानी हम यहाँ भाजक में अगर 10 से भाग दे दें तो हमारा भागफल निकल के आ जाएगा। भाजक हमारा कितना निकल के आया, 230, यानी 230 में हम 10 से भाग देंगे, ये कितना हो जाएगा, हमारा 23 हो जाएगा। अब देखिए भाजक निकल के आ गया, भागफल निकल के आ गया, और शेष हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अब हम भाज्य निकाल सकते हैं। तो देखिए भाज्य निकालने के लिए क्या करेंगे, भाजक में, यानी भाजक कितना है 230, हम 230 में गुना करेंगे, भाजक में गुना करेंगे भागफल से, यानी भागफल कितना है 23 है, भागफल प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। शेष कितना है 46 है। अब देखिए 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529, यानी हम 230 में अगर 23 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5290 हो जाएगा। 5290 में अगर हम 46 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 6, 9 में अगर 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 के 3, 2 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 5 आ जाएगा। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 5336। हमसे क्या पूछ रहा था, भाज्य पूछ रहा था, भाज्य हमारा क्या निकल के आ गया, 5336। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।